ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग, और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। लिखिए, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए टाइम ऑफ सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये यूनिट नंबर 2 का एक चैप्टर है। और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि हार्डली किसी क्वेश्चन को करने में हमें शायद 5 मिनट से ज्यादा लगे, हार्डली, बस इससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर बड़ा छोटा सा है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए, बस देखना उसमें ये है कि अलग अलग केसेस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो टॉपिक लिखें सबसे पहले आप, टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें आप लिखें, लिखो, द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट, द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट will be the liability of tax payment based on will be based on sorry based on based on the provision of section 12, section 12, section 12, according to which according to which according to which we will we will compute the we will compute the time of supply, we will compute the time of supply, compute the time of supply according to the according to the following summary rules, according to the following summary rules। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी बुक, जिनके पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, ठीक है, वो कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 157 है, इंग्लिश मीडियम की बुक अगर आपके पास है तो पेज नंबर 157 है। और अगर आपके पास हिंदी मीडियम की बुक है किसी बच्चे के पास, तो 179, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसको भी लिया था साथ में, ये रहा 179, ये हिंदी मीडियम की बुक में ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, समरी दी हुई है, ये हिंदी मीडियम की बुक में भी है, लगभग 2-3 पेज में ये पूरा लिखा हुआ है कंप्लीट, ये 4 पेज हैं। पेज नंबर आपका जो मैंने बताया आपका, इट्स 179, जिनका हिंदी का बुक है 179 से लेके और 4 पेज हैं। 182 तक सारा का सारा दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम की बुक में अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो भाई रूल लिखाऊं या इसी में से पढ़ोगे? लिखवा दूं कंडीशन वाइज, है ना, छोटा हम समरी बना के लिखेंगे, तो लिखो। हमने कहाँ लिखना लिखना कहाँ बंद किया हमने, पहले ये बताओ मेरे को कि भाई कौन सी जगह पे आपने लिखना बंद किया, लास्ट में क्या लिखा है? समरी रूल्स, इसमें आप लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, हम अलग अलग केस पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते फिर सीधे उनके क्वेश्चन भी करते जाएंगे साथ साथ। केस नंबर 1 आप लिखें, देखो, इन द केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, द केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई of normal supply of the goods, case of normal supply of, it is essential is essential the movement of the goods, the movement of the goods।
यानी कि अगर आपको माल बेचना है तो माल को मूव कराना पड़ेगा, माल को हटाना पड़ेगा। बोले सर ये क्या केस है? ये सबसे सिंपल केस है। मान लो अगर मेरे को आपको मोबाइल बेचना है, मोबाइल बेचना है तो अपनी मेरी दुकान से हटके वहां जाएगा, आपके पास जाएगा ना, मूव करेगा ना माल। तो अगर गुड्स को मूव करना है, जो मेनली मूव ही होगा आपके पास, तो अगर गुड्स को मूव कराना है तो सप्लाई का डेट क्या माना जाएगा? सप्लाई का डेट मैं आपको पहले बता दूं क्या माना जाता है। या तो डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, जिस डेट को आपने बिल बनाया, इनवॉइस बनाया। नंबर 2, एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, यानी कि जिस दिन आपने क्या करा, गुड्स को रिमूव करा। तो या तो जिस दिन आपने बिल बनाया या जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव करा, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी होगा वही क्या मान लिया जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई का डेट माना जाएगा। इसमें एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। देखो टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जीएसटी का रेट टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे अगर आपको बताओ हम कस्टम पढ़ के आते थे, उसमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का डेट अलग है ना, वेसल के आने का डेट अलग है, तो एक्सचेंज रेट में अलग चलता था, कस्टम ड्यूटी के रेट में अलग चलता था। ऐसे यहाँ पर भी आपके पास अगर गुड्स को बेचने के लिए उसका मूवमेंट जरूरी है तो ध्यान रखें, या तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है या जिस दिन गुड्स को क्या करा है, रिमूव करा है, दोनों में से जो भी डेट जल्दी होगी वो डेट क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, चलो तो क्या लिखा था आपने? of the goods, then earlier of the following, earlier of the following, यानी कि में से दोनों में से जो भी आपका पहले होगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। अब आप इसमें लिख लो, नंबर 1 डेट ऑफ इनवॉइस इशू बाय सप्लायर, डेट ऑफ इनवॉइस इशू बाय सप्लायर। ठीक है, यानी कि जो माल बेचने वाला, हिंदी में बोलते हैं सप्लायर को आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की डेट ऑफ इनवॉइस इशू बाय द सप्लायर, नंबर 1। और नंबर 2 में लिखें बेटा आप लोग डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ। ठीक है, क्या मानेंगे आप डेट ऑफ सप्लाई? या तो जिस दिन आपने बिल इशू करा या जिस दिन गुड्स आपने क्या करा, रिमूव करा, विच एवर इज अर्लियर। चलो भाई, इस पर बेस्ड है आपका पहला क्वेश्चन और 1। और नहीं तो मैं कम से कम अगले 20 मिनट में 5-6 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा तुमको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, ए ऑफ जयपुर सप्लाई गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली। ठीक है भैया, तो मिस्टर ए जो जयपुर के हैं वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी जो दिल्ली का है उनको क्या करेंगे, उनको गुड्स सप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। ए हैज टू सेंड द गुड्स फॉर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के गुड्स भेजना पड़ेगा। डिलीवरी के लिए गुड्स कहां से कहां भेजना पड़ेगा आपको? जयपुर से दिल्ली भेजना पड़ेगा। ए सेंड द गुड्स टू बी ऑन 15th of September, 15 सितंबर 2024 को माल भेजा है। The other information relating to the transaction are given below in the table. क्या क्या दिया हुआ है मुझे? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स एक दिया हुआ है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एक दिया हुआ है, लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। अलग अलग तारीखें भाई, क्या क्या है भाई? ये जिस दिन आपके खाते में, सप्लायर खाते में पैसा आया, ये वो तारीख है। ये डेट ऑफ विच पेमेंट इज एंटर्ड, जिस दिन पेमेंट देने वाले ने अपने बुक्स में पेमेंट रिकॉर्ड किया, ये वो डेट है। ये लास्ट डेट, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट, और ये इनवॉइस की डेट और गुड्स ऑफ रिमूवल की डेट। तो हमने क्या पढ़ा? हमारे काम का क्या क्या है पता है? हमारे काम का है या तो डेट ऑफ रिमूवल या फिर डेट ऑफ विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जल्दी हो। तो पहले वाले केस में 15 सितंबर 12 सितंबर, आंसर क्या है? 12 सितंबर। दूसरा 15 सितंबर 15 सितंबर, आंसर क्या है? 15 ये, क्योंकि दोनों सेम ही है। फिर 16 सितंबर 18 सितंबर, डेट क्या है? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 12 15 और 16, ये आपका आंसर 12 15 और 16, ये होता है डेट ऑफ सप्लाई। अब बात आती है, बोले सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया 16 नंबर में तो ऐसे मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे 16 नंबर। आपको वहां पहले रूल लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है,
कि अगर भैया आपके पास जब आप ये सप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स का, तो रिमूवल अगर नेसेसरी है तो रिमूवल के केस में डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी तारीख पहले आती है वही डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फॉलोइंग केस विल बी सॉल्व एज फॉलो। ठीक है, लेकिन तब भी सॉल्यूशन आधे पेज में हो जाएगा पर पूरे 16 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन टपक जाए, आया नहीं है आज तक पर आ सकता है, संभावना है। कॉपी करोगे क्या? पर फिर ये भी है, बोले सर हमको फिर प्रेजेंटेशन का कैसे पता पड़ेगा कि भाई अगर हमको एग्जाम में आ गया तो हमको कैसे पता पड़ेगा कैसे लिखना है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन के दर्शन करा देता हूं। आप चाहे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल दें, ऑलमोस्ट सेम ही है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या पेज नंबर पे आप कह रहे हैं? नंबर देख के बताएंगे मेरे को। 129 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक में है 149। आप देखिए सेम क्वेश्चन है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दिया हुआ है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है अपने को। तो क्या करेंगे, रिमूवल और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो देखो इसने क्या करा, सीरियल नंबर ले लिया, दोनों डेट लिख ली, फिर इसने बोला कि जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है ये NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल है। टाइम ऑफ सप्लाई इसने लिखा है पहले वाले केस में 16 मई और 26 मई विच एवर इज अर्लियर, 16 मई, फिर 18 मई और 17 मई तो आंसर 17 मई, फिर 20 और 22 तो आंसर आपका 20। अब फिर नीचे देखो इसने 4 नोट लिखे हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, पहला नोट जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि जब आपूर्ति के लिए माल का गबन आवश्यक हो तो धारा 31 के अनुसार माल को हटाने की तिथि ही बीजक की तिथि अंतिम तिथि होती है। ठीक है, इसका मतलब इसने बताया आपको कि भाई जैसे इसने यहाँ पर लिखा ना, आप देखो एक कॉलम में लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस है ना, तो एक तो इसने वहां उसका मीनिंग लिखा कि भैया अगर गुड्स को मूवमेंट कराना जरूरी है तो लास्ट डेट जो होती है इनवॉइस इशू करने की, है ना, लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने की वही होती है जिस दिन आपने गुड्स को क्या करा है, रिमूव करा है। एक तो नोटिस नहीं लिखा, फिर एक इसने लिखा कि इनवॉइस जब आप बीजक जारी करने की तिथि और 31 के अनुसार बीजक जारी करने की अंतिम तिथि अर्थात हटाने तिथि दोनों घटनाओं में जो पहले हो। ठीक है, वो रूल लिखा है इसने कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, विच एवर इज अर्लियर मान लिया जाएगा। फिर इसने बताया कि पहली कंडीशन में इनवॉइस की डेट ली है, दूसरे में हमने रिमूवल की डेट ली है और तीसरे में फिर हमने ये वाली डेट ली है और इस प्रकार से डेट को डिसाइड किया गया। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, और एक इसने आपके लिए बताया है कि भाई वैसे तो पेमेंट ऑफ डेट हमारे काम का नहीं है पर बोले अगर ऐसे कोई कॉलम अगर आपके पास आ जाए तो आप उसमें NA लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन जाएगा। आप चाहें तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 को पूरा देख सकते हैं। हाँ, हम इसमें एक चीज जो चाहे वो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा हमारे लिए, वो ये कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है, रिमूवल ऑफ गुड्स की। हालांकि हमने जो थ्योरी पढ़ी वहां पे लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है। ये देखो जो हमने पढ़ाई है रहा एक्सपेक्टेड लास्ट डेट, इसमें लिखा है बोथ आर सेम एज पर सेक्शन 31(1). अब ये देखो एक बात बताऊं, इंग्लिश है ना, देखो बोथ आर सेम लिखा हुआ, ये रहा बोथ आर सेम एज पर द सेक्शन 31। तो चाहो तो एक नोट आप लिख सकते हैं इसमें, लिखो बेटा एक छोटा नोट आप लिखो इसी केस के साथ लिख लेना जहां आपने लिखना खत्म किया था। भाई आपने आंसर नंबर 1 कॉपी तो कुछ किया नहीं होगा, तो जहां आपने लिखना खत्म किया वहां एक नोट लगा के लिख लो बेटा। लिखो एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31 द लास्ट डेट to issue the invoice, last date to issue the invoice will be the date of removal of goods, will be the date of removal of goods। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे 1 मिनट के अंदर हम लोग। उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो अभी ये 3 कॉलम है, कौन कौन से कॉलम आपके काम के, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल। ये डेट ऑफ पेमेंट काम का है क्या, नहीं है, विच एवर इज अर्लियर चुनना है।
14 जून और 18 जून, आंसर 14। 15 जून और 13 जून, 13। 16 और 18, 16। लो साहब, आंसर आपका 14 जून, 13 जून और 16 जून। ये 14, 13 और 16, दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है अपने को, और क्या। चलो भाई, आसान हो रहा है, ये सब भी तो है, ये तो चिंता ही नहीं कर रहे। हाँ, अरे टेंशन टेंशन नहीं लेते हैं बेटा, ऐसे दिक्कत हो जाती है, टेंशन नहीं लेते। मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा थर्ड ईयर करना है दोबारा। लिखो, पहला केस खत्म हो गया, दूसरा केस लिखो बेटा। केस नंबर 2 लिखे, लिखो। इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, if the supply of goods does not require, supply of goods does not require movement of the goods, does not require movement of the goods, does not require movement of the goods। इसमें आप लिखें अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, earliest of the following date, following date, earliest of the following date shall be the date, shall be the date or time of supply, date और टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, मतलब आपको गुड्स बेचना है लेकिन गुड्स के मूवमेंट की जरूरत नहीं है उसमें, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया, डेट ऑफ विच द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स, जिस दिन उसको गुड्स मिल गया, जिसको यूज करना है, जो आपका बायर है, जो कस्टमर है, जिस दिन उसको गुड्स मिला या जिस दिन आपने बिल बनाया, विच एवर इज अर्लियर। तो लिख लो दोनों फटाफट से। नंबर 1, डेट ऑफ इनवॉइस, date of issue of invoice by supplier, date of issue of invoice by supplier, ठीक है। और दूसरा, दूसरा लिखो बेटा, the date on which, the date on which goods are made available, goods are made available to the recipient of the goods, to the recipient of the goods, recipient of the goods, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें मूवमेंट जरूरी नहीं है। अच्छा, थर्ड को होमवर्क लगाना, इसमें लिखा हुआ है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, थर्ड में मूवमेंट जरूरी है। ठीक है भैया, थर्ड में मूवमेंट जरूरी है। हालांकि 2 पॉइंट भी दिए पर ये आपके काम नहीं आएंगे, आपका काम तो इसमें हो जाएगा। अपन क्या कर देते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो 10 मई, 14 मई और 22 मई, ये 10, 14 और 22 मई, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क भी यहीं पे हो गया है तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाएं, 4 मुझे कराना है। देखो 4 में आपका, from the following information determine the time of supply in each case in accordance with provision of section 12 of the Central Goods and Service Act 2017 if supply does not involve movement of the goods। यानी कि मुझे movement of the goods नहीं चाहिए, तो भैया movement of the goods नहीं है तो date of invoice, date when the goods made available to the recipient और date of receipt of payment। बोलो भाई, तीनों में से क्या जरूरी है, कौन कौन सा? एक तो होता है डेट ऑफ इनवॉइस और एक डेट व्हेन द गुड्स मेड अवेलेबल टू द, डेट ऑफ पेमेंट इसमें भी जरूरी
नहीं है, सेलेक्ट कर लें विच एवर इज अर्लियर। 9 जून और 11 जून, 9, 10 और 8, 14 और 11, 11 ढंग से लिखना, क्या पता है क्या करता है, 11 अगर अगस्त लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, सिर्फ तारीख महीना भी देखना होता है साथ में। हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, गलती से महीना अलग छप गया था, वो गलत हो गया बच्चों का क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 जून, 8 जून और 11 जून। ये 9, ये 8 और ये 11 जून। समझ में आ गई बात, है ना। वैसे आप खुद को लग रहा है वैसे क्या ही समझना है इसमें, तो इसमें तो ये याद होना चाहिए कि कब कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है। हम्म। अब देखो, जैसे मैंने ना आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया उसमें मैंने ना लेसन 3 आपको मार्क कराया, और एमडीएस बीकॉम में आया हुआ है 2021 में क्वेश्चन। एमडीएस बीकॉम में 2000, हालांकि उसमें आया 10 नंबर का ही था, पर आया हुआ है वो सेम पहले वाला केस का है, कि भाई अगर आपको क्या करना हो, वो करना हो, गुड्स का मूवमेंट जरूरी हो तो। ठीक है, चलो जी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, कि जबकि हमारा गुड्स का मूवमेंट जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, आ जाओ केस नंबर 3। केस नंबर 3 लिखेंगे, है ना। मजाक मस्ती में हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। 4 हो गए बेटा, तू वॉशरूम गया जब तक, तो एक मैंने पीछे से उड़ा दिया था। चलो, हाँ जी, अगला लिखें, केस नंबर 3। देखो आपके में, जैसे मैंने आपको केस नंबर 1 और 2 लिखा, हालांकि आपकी बुक में, क्योंकि उसने बोला था, उसने 1 के 2 पार्ट बना के पढ़ा है। उसने बोला कि नॉर्मल गुड्स में 2 कंडीशन होती है, कि क्या मूवमेंट जरूरी है या मूवमेंट जरूरी नहीं है ना। ये देखा जाए तो फर्स्ट का है और फर्स्ट का भी था, हमने इसको केस 1 करके पढ़ा है, इसको 2 करके पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे केस नंबर, हमारे हिसाब से 3 है, इसके साथ 2 ही चल रहा है ना। अगला केस है आपके पास, तो टॉपिक आप लिखें, लिखो, determination of time of supply in the case of, in the case of continuous supply of goods, in the case of continuous supply of goods, continue supply of, अब देखो कंटिन्यू सप्लाई कैसे होती है मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए, अभी आपको पता है, पता होगा ऐसे ही, समुद्र के अंदर जो है इंटरनेट की वायरिंग है पूरी, ऐसे ही है ना, और किस तरीके से ऐसे ही है। जो बीच में एक बार खराब हो गई थी साल 2 साल पहले, तो सबके इंटरनेट बंद हो गए थे 2 मिनट में। तो वो क्या है, वो एक तरह से कंटिन्यू सप्लाई है। क्या, आप ये मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे कि भाई आपका यूएई से एक पाइपलाइन आ रही है, ऑयल पाइपलाइन, वो सीधी इंडिया तक आ रही है, कंटिन्यू ऑयल की सप्लाई उसमें होती रहती है। या इवन मान के चलो, जैसे हमारे अभी तो अपना इतना चला नहीं, अदरवाइज क्या होता है, घर में गैस की पाइपलाइन होती है ना, चलो पानी की पाइपलाइन तो है हमारे पास, पर है ना घरों में, लाइट की भी है। तो ये क्या होता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यू, यानी इसमें आपका काम चलता रहता है, रुकने का काम नहीं, वो होता है कंटिन्यू सप्लाई। ठीक है, तो उसमें कैसे निकालते हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 डेट है। नंबर 1 या तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपने वो कंटिन्यू सप्लाई का डिटेल बना के जिस दिन दिया है। नंबर 2 डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने बिल बनाया, या फिर डेट ऑफ सक्सेसिव, तीनों में से जो भी जल्दी होगा। ठीक है, वो चलिए इसमें आप लिखें, पहले लिखो, टॉपिक लिखा ना, डिटरमिनेशन ऑफ टाइम सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक है, इसमें आप लिखें, इट इज द सप्लाई, इट इज द सप्लाई वेयर the goods will be provided continue, goods will be provided continue, it may be, it may be or may not be, it may be or may not be, may be or may not be, with the wires, cables, wires, cables, pipeline,
पाइपलाइन और एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम। ठीक है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, earliest of the following, earliest of the following will be consider, earliest of the following will be consider, will be consider, consider time of supply, time of supply। बैच ही नहीं आया उसमें, तो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, नया बैच अलग सेपरेट, क्योंकि अकाउंट्स में जरूरत पड़ती है, बाकी तो कॉमन चल जाता है। अकाउंट्स इनका थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है, ठीक है। अब मैं फाउंडेशन से भी फ्री हूँ, फाउंडेशन को बैच भी नहीं भी है ना, तो मैंने कहा उनको ले लेंगे अलग से। हाँ अलग अलग है तो कोई इशू नहीं, अलग पढ़ा दे। हाँ बेटा लिखा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ इशू ऑफ, डेट ऑफ इशू ऑफ, डेट ऑफ इशू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की, क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की तिथि, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। दूसरा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, जिसमें हम लोग बीजक बोलते हैं, बिल इशू करने का डेट। और तीसरा डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट, ये बोलते हैं क्रमिक भुगतान की तिथि, डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट, सक्सेसिव। ठीक है भाई, तो तीनों में से जो भी आपका अर्लियर होगा, नहीं जो सबसे जल्दी होगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा, मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया था? 4 कराया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब 5th पे आ जाओ, 4 कराया था तो चलिए 5th में क्या है, P entered into a contract with Q for the continued supply of the goods manufactured by him. As per the term of contract, successive statement of account will be issued and successive payment will be made. The detail of different event relevant for the quarter ending 31st December are given in the following table. Serial number, date of issue of invoice, date of removal of goods, date of issue of statement of accounts और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। चलो भाई, क्या क्या काम का है मेरे, बताओगे क्या मेरे को? एक तो पहला वाला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एक डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यही आएगा। अरे रिमूवल ऑफ गुड्स आएगा क्या भाई? नहीं, तो तीनों में कंपेयर कर लो, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये लो 1 दिसंबर, 28 नवंबर और 1 दिसंबर, क्या आंसर आएगा? ओए 28 नवंबर पे लाता ना चरिया, फिर 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, क्या आएगा जल्दी? 30 अक्टूबर। 28 दिसंबर, 25 दिसंबर और 23 दिसंबर, क्या आएगा जल्दी? चलो आंसर 28 नवंबर, 20 अक्टूबर, सॉरी 20 अक्टूबर और 23 दिसंबर। इसका अगर आप चाहो सर इसका प्रेजेंटेशन सबका देखो किसी बेटा वही का वही है ना, तो मैं भी क्या जबरदस्ती टाइम पास करने के मूड में नहीं हूँ। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन का कोई प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, आपके साथ ऐसा क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, तो उसके लिए आप चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 लगा लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, उसने क्या कर रखा है मैं आपको बता दूं, इधर देखो बोर्ड पे,
उसने 7 में क्या कर रखा है, ये सारे के सारे कॉलम बना लिए, यहाँ एक कॉलम आंसर का बना दिया टाइम ऑफ सप्लाई, सारा का सारा फॉर्मेट, एक आंसर का कॉलम जोड़ दिया टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये तो मर्जी से करो, उसमें क्या दिक्कत है, बाकी में एन लगा दो जो काम का। अब इसमें क्या है ना भाई, एन लगाओगे तो इसमें एन लिखना पड़ेगा, बाकी तो 3 आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे ना पीछे वाले। चलिए, तो मैंने 5th कराया है, 6th आप करेंगे अगले 1 मिनट में। वैसे तो 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है इन क्वेश्चंस में, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा 4-5 क्वेश्चन तो अभी चिपका दूंगा मैं फटाफट। क्या क्या रूल लगते हैं भैया, कैसा पूछने में कौन सा कॉलम काम का नहीं है, ढूंढो आंसर, ढूंढो फटाफट। हाँ जी, हो गए क्या 6 क्वेश्चन, बहुत है आज के लिए। और क्या, और क्या, 20 क्वेश्चन हुए, 18-20, 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश। आज, कल, परसों